हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है वेस्टलैंड पे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, जो आपके सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में लगती है। उसका जो है सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक जो था वो सोइल क्वालिटी पे था, जिसके अंदर अपनों ने सोइल क्वालिटी यानी मृदा गुणवत्ता के बारे में पढ़ा था और सोइल हेल्थ कार्ड के बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से जो है अपनों ने उसके बारे में पढ़ा था। आज जो है आपका सेकंड टॉपिक अपने कवर करेंगे वेस्टलैंड वाला। हालांकि पिछले 4-5 दिनों से लेक्चर नहीं ले पा रहा था मैं, तो उसका कारण ये था कि मैं जो है कोई मेरा एग्ज़ाम आगे 1-2 महीने के अंदर, तो उसकी प्रिपरेशन में लगा था। और डेली मैं शाम को क्या है सोचता हूँ कि आज लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन अब गर्मियाँ आ चुकी है तो इस पर फोकस पड़ता है लाइट का, तो वीडियो बन नहीं पाती है। फिर 7 बजे के बाद ही बनानी पड़ती है शाम को, और उस टाइम जो है मेरा थोड़ा सा स्टडी का टाइम हो जाता है, तो मेरे को टाइम नहीं मिला था। लेकिन अब से आपके लेक्चर जो है वो डेली लगा करेंगे, ठीक है। सुबह आपकी 10 बजे क्लास डेली अपलोड हो जाया करेगी इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेस्टलैंड पे। अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा, क्योंकि अगले 7-8 दिनों के अंदर आपका ये जो है सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर वाला प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वेस्टलैंड की जब बात करते हैं, अपना टॉपिक है वेस्टलैंड के बारे में, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं वेस्टलैंड के अंदर शब्द आता है वेस्ट। वेस्ट यानी व्यर्थ। तो अपने किस चीज़ को व्यर्थ बोलते हैं या किस चीज़ को वेस्ट बोलते हैं, जो अपने काम की नहीं होती उसी को अपने क्या बोल देते हैं, वेस्ट बोल देते हैं। जैसे मान लो ये शर्ट फट गई तो अपने लिए वेस्ट है, इसको फेंक दे देते हैं। केला खा लिया, उसका छिलका बच गया, उसको छोड़ दिया, वो अपने लिए क्या है, वेस्ट है। अब कई ऐसे दिमाग भी लगाते हैं, ना सर जी मैं तो शर्ट पाट पोचो बना लिया, काम आवा मार तो केड़ा छिलका खाद बनाने भी यूज कर लिया। तो भाई थारे अलग अलग जगह यूज कर सके, लेकिन आपनो मेन मकसद के शर्ट आप के चीज़ भी बनवावा या के चीज़ भी खरीदा, पैरन भी खरीदा, पार्ट जो पोचो बना लिया, कोई न्यातला बना लिया, भाई अलग काम हुआ, ठीक है। नहीं भैया को नहीं वेस्ट को मतलब क्या होगा कि जकी चीज़ अपना काम ना हो व्यर्थ हो जाए। आगे लगा है लैंड यानी भूमि, ठीक है। तो ऐसी भूमि जो अपने क्या है अपने किसी काम की नहीं होती, जिस पे कृषि कार्य क्या है बहुत मुश्किल तरीके से होते हैं, वो कौन सी होती है, आपकी वेस्टलैंड, व्यर्थ भूमि, बंजर भूमि, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, बंजर भूमि। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनको बता देता हूँ कि अपनी जो क्लासेज है वो बाईलैंग्वेज रहती हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेस्टलैंड, बंजर भूमि, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी भूमि, ठीक है, जो अनुत्पादक हो, ठीक है, ऐसी भूमि जो अनुत्पादक हो, कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो, वो भूमि बंजर भूमि कहलाती है, ठीक है। ऐसी भूमि जो कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो, ठीक है, कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो, अनुत्पादक हो, वह भूमि बंजर भूमि कहलाती है। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अनप्रोडक्टिव, वर्थलेस एंड अनअवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड वेस्टलैंड, ठीक है। अनप्रोडक्टिव, वर्थलेस एंड अनअवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इट इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, इट इज कॉल्ड वेस्टलैंड या इट इज टर्म्स एज वेस्टलैंड, ठीक है। मतलब बंजर भूमि के अंदर अपनों ने 3 शब्द यूज किए, एक तो अनप्रोडक्टिव, अनुत्पादक, वर्थलेस, अनुपयुक्त, और अनअवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त, ठीक है। तो कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त, अनुत्पादक, कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त, अनुत्पादक जो भूमि होती है वो कौन सी होती है, आपकी बंजर भूमि होती है। सॉरी, आप हिंदी मीडियम वाले इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अनुपयुक्त का मतलब हो गया वर्थलेस, ठीक है। तो ऐसी भूमि जो कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध न हो, अनुपयुक्त हो और अनुत्पादक हो, वह भूमि बंजर भूमि कहलाती है। अनप्रोडक्टिव, वर्थलेस एंड अनअवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इट इज कॉल्ड वेस्टलैंड, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब यदि अपने बात करें तो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, ठीक है। राउंड फिगर के अंदर 329 मिलियन हेक्टेयर मानते हैं, बाकी इसका कितना होता है, लगभग 328.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया के करीब है, ठीक है। लेकिन राउंड फिगर के अंदर 329 मिलियन हेक्टेयर जो है माना जाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या है, 90 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है उसके अंदर आपकी कौन सी भूमि आती है, उसके अंदर आती है आपकी वेस्टलैंड, बंजर भूमि,
ठीक है, बंजर भूमि को व्यर्थ भूमि भी बोला जाता है। तो 329 में से 90 मिलियन हेक्टेयर के अंदर आपकी कौन सी है, वेस्टलैंड है। ठीक है, और वहीं पे बात करें कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वेस्टलैंड जो है एरिया वो कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो है राजस्थान के अंदर। सबसे ज़्यादा जो है वेस्टलैंड एरिया कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। कितना है, 1,14,053 किलोमीटर के अंदर जो है आपका वेस्टलैंड एरिया है राजस्थान के अंदर। सॉरी बोलने में मिस्टेक होगी। ठीक है, कितना है ये, 1,14,053 जो किलोमीटर है वहाँ पर जो आपका कौन सा है, वेस्टलैंड एरिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा डाटा इससे रिलेटेड, वेस्टलैंड से रिलेटेड। इसके बाद में ये मैंने आपको 5 इंस्टीट्यूट के नाम बता रखे हैं, रिसर्च सेंटर के नाम बता रखे हैं। ठीक है, जो किससे, वेस्टलैंड से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका NWDB। ठीक है, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, मतलब जो बंजर भूमि है आपकी वेस्टलैंड जो है उसको उत्पादक बनाने के लिए, ठीक है, उसको उपयुक्त बनाने के लिए, उसको कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराने के लिए जो है NWDB की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1985 के अंदर, 1985 के अंदर NWDB की जो स्थापना की गई थी, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड। बहुत बार एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म जो है वो पूछी जाती है, तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए NWDB की। उसके बाद में आता है WSRC। ठीक है, 1961 के अंदर इसकी जो है स्थापना हुई थी, 1961 के अंदर। WSRC की फुल फॉर्म क्या होती है, वेस्टलैंड्स सर्वे एंड रिक्लेमेशन कमेटी। ठीक है, जो वेस्टलैंड है उसका सर्वे किया जाता है, उसके बाद में उसका रिक्लेमेशन किया जाता है, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, थर्ड आता है SPWD। 1984 के अंदर, 1984 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट। ठीक है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो वेस्टलैंड का जो डेवलपमेंट होता था उसको एक प्रमोशन देना, एक बहुत बड़े एरिया के लिए जो है ये बनाई गई थी। फिर आता है NCCB। ठीक है, NCC वाला नहीं है कि ये, ठीक है ना, NCCB है। ठीक है, कई बार क्या लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं NCCB ग्रेड। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर मिलते हैं ना शायद A पॉइंट B पॉइंट ऐसा से मिलता है ना। तो ये अपना क्या है, NCCB, उसी से भी याद रख सकते हो आप। 1983 के अंदर, 1983 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म इसकी क्या है, नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड। ठीक है, नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड। ठीक है, तो 1983 के अंदर NCCB की स्थापना हुई थी। फिफ्थ आता है आपका SLUB, स्टेट लैंड यूज बोर्ड। ठीक है, इसकी 1986 के अंदर जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट करो तो आप इस टाइप से कर सकते हो। जैसे इनके अंदर देखा जाए तो सबसे पहले इसकी WSRC की स्थापना हुई थी, उसके बाद में 1961 के बाद में आता है आपका 1983, फिर उसके बाद में आप ये लिखना, फिर ये, ताकि आपको एक सीक्वेंस में जो है इसका जो सन है वो भी याद अच्छे तरीके से हो जाए, भी हाँ ये पहला ये था, दूसरा ये था, इसके बाद में ये आई थी। इस प्रकार से लिखोगे तो शायद आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी आपको पढ़ाया तब याद आया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो आप जो है वीडियो को एक बार स्टॉप करके ये लिख भी सकते हो कि 1961 पहले, उसके बाद में ये 1903 वाला, फिर 1984, फिर 1985 और फिर 1986। तो ये आपका जो है जहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो हो गए। ठीक है, क्योंकि आपके थ्योरी एग्जाम है और थ्योरी एग्जाम के अंदर जो है एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो वेस्टलैंड की डेफिनेशन भी समझ आ गई, अनप्रोडक्टिव, वर्थलेस, ठीक है, अनअवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, इट इज कॉल्ड वेस्टलैंड। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले परिभाषा क्या लिख सकते हैं, कृषि के लिए अनुपलब्ध, अनुपयुक्त और अनुत्पादक जो मृदा होती है वो कौन सी होती है, आपकी बंजर भूमि कहलाती है। इसका जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जिसके अंदर 90 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर जो है आपकी वेस्टलैंड आती है, और सबसे ज़्यादा जो है इंडिया के अंदर वो राजस्थान के अंदर इसका हिस्सा आता है। ठीक है, तो ये बेसिक सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज बहुत सारे आपको चैनल देखने को मिलते हैं, किसी पे भी नहीं कराया जाता। ठीक है, आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे हैं, वहाँ पर आपको जो है टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं कराता, लेकिन मैंने जो है आपको हर एक टॉपिक, अभी देखो
फर्स्ट ईयर के आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस रखती है उसके मैंने 12 टॉपिक कराए थे। तो 12 के 12 टॉपिक जो है मैंने टॉपिक वाइज कराए, जैसे पहला टॉपिक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से कराए हैं। ऊपर साथ में मैंने जो है जो थंबनेल होता है उस पर मैंने टॉपिक का नाम भी लिखा है, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ ये 5वें टॉपिक की क्लास है, ये 6ठे टॉपिक है। जैसे अभी जो अपना सेकंड ईयर वाला चल रहा है उसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक था वो सोइल क्वालिटी पे था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि अभी तक आप लोगों ने क्लास नहीं ली है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो अभी मिड टर्म चल रही हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये क्लासेस। इसके बाद में अपने बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन। अब देखो, जो वेस्टलैंड होती है, बंजर भूमि होती है, वो ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया था भी अपनी शर्ट फट गई, ये अपने लिए तो वेस्ट है, लेकिन ठीक है, लेकिन कई क्या बोलते हैं कि सर हम तो इसका पोचा बना लेते हैं, तो वो भी इसका यूज़ हुआ ना, भी इसका यूज़ तो है। ऐसे ही जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वेस्टलैंड की, तो एक होती है कल्टिवेबल वेस्टलैंड और एक होती है अनकल्टिवेबल, मतलब ऐसी भूमि जो बंजर तो हो चुकी है लेकिन उस पर कृषि कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, और एक ऐसी भूमि होती है जहाँ पर कृषि कार्य करने असंभव हो। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें पहले आ जाता है आपका कल्टिवेबल वेस्टलैंड, कृषि योग्य बंजर भूमि। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, कृषि योग्य बंजर भूमि, कल्टिवेबल वेस्टलैंड। ठीक है, अब साथ साथ में मैं यहाँ पे नहीं लिखता भी कृषि योग्य बंजर भूमि, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इतना तो लिख ही सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है, अब देखो मैं हमेशा जब भी खुद पढ़ता हूँ या आगे जो भी मेरे जूनियर वगैरह पूछते हैं या मेरे स्टूडेंट्स जो है वो पूछते हैं, तो उनको एक बात बोलता हूँ कि नोट्स जो है वो इस प्रकार से बनाओ कि आपको बस एक लाइन के अंदर समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। वो अपने को थ्योरी देखनी है तो थ्योरी तो बुक में बहुत लिखी हुई है, ठीक है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को सिर्फ समझना है। आप यूट्यूब पे क्लास ले रहे हो तो आप ये समझो कि हाँ बस कल्टिवेबल वेस्टलैंड लिखा, इसके अंदर जो सर पॉइंट लिखाएंगे जिस प्रकार से मैं लिखाऊँ उतना उतना लिखना है। बस जो नाम लिखा रहा है सर ने डेफिनेशन बताई उसको बस माइंड में छपा लेना है, बस इतना ही काम करना है, लिखने वाला काम अपने को नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे तो लिखा हुआ मैटर तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, उस चीज़ को समझना भी तो ज़रूरी है ना। तो आप ये जो आधे घंटे की क्लास है इसके अंदर आए हो तो इसको समझ कर ही जाइएगा, और एक बार उसका दोबारा रिवीजन, दोबारा एक बार क्लास देखिएगा कि हाँ यहाँ पर मेरे को गलती हो रही है, एक बार सर की क्लास दोबारा देख के आता हूँ, तो आपके दोबारा 2 बार क्लास लेने से आपके अच्छे तरीके से माइंड के अंदर ये सेट हो जाएगा। तो कल्टिवेबल वेस्टलैंड के अंदर पहली आती है गुलाइड एंड डिग्रेडेड वेस्टलैंड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं नालीदार व निम्नीकृत मृद भूमि। मृदा तो नहीं आएगा क्योंकि लैंड शब्द आ गया है। ठीक है, नालीदार व निम्नीकृत भूमि, गुलाइड एंड डिग्रेडेड वेस्टलैंड। अब देखो गुलाइड, गुलाइड कहाँ से आया है भाई? गुल्ली से आया है, और गुल्ली क्या है? एक इरोजन की स्टेज है। ठीक है, वाटर इरोजन की क्या एक स्टेज होती है, आपने पढ़ा होगा सीट इरोजन, स्प्लैश इरोजन, रिल इरोजन, गुल्ली इरोजन। तो गुल्ली क्या है? एक रिल की एडवांस स्टेज है। तो गुल्ली के अंदर भी क्या होता है, इस प्रकार से बड़ी बड़ी नालियाँ बन जाती हैं, इसीलिए इसका नाम नालीदार बोला गया है। निम्नीकृत का मतलब कम से कम। ठीक है, निम्नीकृत क्या होगा? मतलब वहाँ पर कम हो जाना, क्या हो जाना? कम, वहाँ पर भूमि। ठीक है, तो सारा चीज़ जो है डायग्राम से समझते चलेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए आपके यहाँ पे डायग्राम शो हो रहा है, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी नालियाँ बनी। हालांकि ये जो है जो डायग्राम दिखा रहा हूँ वो डिग्रेडेड सोइल वेस्टलैंड का है। इसके अंदर आप गुलाइड को भी समझ सकते हो कि इसके अंदर देखिए नालियाँ बनी हुई है। हालांकि कृषि यहाँ पे की जा रही है ना, फिर भी देखो यहाँ पे नालियाँ बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा आप नेट पर सर्च भी करके और भी डायग्राम देख सकते हो जिसके अंदर यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी नालियाँ दिखाती हैं। ठीक है सॉरी, तो गुलाइड का मतलब ये जो नालियाँ बनी हुई है ये हो गया। डिग्रेडेड मतलब वहाँ पर क्या होगी, मिट्टी कट चुकी है वहाँ से। ठीक है, तो ये जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है नाली के अंदर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, वहाँ की वो लेयर है वो चली गई है। तो गुलाइड या डिग्रेडेड वेस्टलैंड के अंदर या नालीदार व निम्नीकृत भूमि के अंदर आप क्या लिख सकते हो? इसके अंदर लिख सकते हो कि पानी के तेज बहाव के कारण,
ठीक है। पानी के तेज बहाव के कारण मृदा की जो ऊपर वाली जो उपजाऊ परत होती है वो क्या होती है, या उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो क्या है, पानी के साथ बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। उसे ही नालीदार या निम्नीकृत मृदा बोलते हैं या भूमि बोलते हैं। ठीक है, ऐसी भूमि जहाँ पर ऊपरी सतह की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो पानी के तेज बहाव के साथ जो है वो दूसरे स्थान पर चली जाती है, ऐसी भूमि नालीदार या निम्नीकृत भूमि कहलाती है, जहाँ पर बहुत सारी अपने को नालियाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, तो निम्नीकृत का मतलब होगा कि यहाँ से जो अपनों ने अभी डायग्राम देखा था उसमें नालियाँ बनी थी, वहाँ पर मिट्टी कम होगी, वहाँ पर निम्न जो है होगी मिट्टी, अधिकतम मतलब ज़्यादा, निम्न मतलब कम। ठीक है, तो वहाँ पर मिट्टी क्या होगी, कम होगी, इसीलिए आप इसको इस टाइप से भी याद रख सकते हो। निम्नीकृत का मतलब वहाँ पे कम हो जाना, डिग्रेडेड मतलब वहाँ से मिट्टी का कट कर दूसरे स्थान पर चले जाना। सबसे पहली चीज़ आपको समझ आ गई होगी डायग्राम को देखकर। सेकंड आती है आपकी वाटरलॉग्ड एंड मार्शी सॉइल। ठीक है, वाटरलॉग्ड एंड मार्शी सॉइल। वाटरलॉग्ड होगी जलमग्न, व मार्शी का मतलब हो गया कच्छ भूमि। कौन सी भूमि, कच्छ भूमि। बार बार में यहाँ पे सॉइल ही लिखा जा रहा है, लैंड लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो वाटरलॉग्ड एंड मार्शी लैंड, जलमग्न व कच्छ भूमि। एक सेकंड रुकिएगा, वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ तो कहीं वीडियो कट ना हो जाए। बिल्कुल ओके चल रही है। तो देखिए वाटरलॉग्ड या मार्शी लैंड कौन सी होती है, वाटरलॉग्ड मतलब आप लोगों ने एग्रोनॉमी के अंदर ये चीज़ बहुत बार पढ़ी होगी, वाटरलॉग्ड या जलमग्न। जलमग्न मतलब वहाँ पर क्या हो जाना, पानी का भर जाना। आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है, पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पर जो मैक्रो और माइक्रोपोर है वो क्या है, पानी से भर चुके हैं और पानी क्या है अपर लेयर पर अपने को दिखाई दे रहा है। तो वो होती है आपकी वाटरलॉग्ड भूमि। ठीक है, वाटरलॉग्ड लैंड या जलमग्न भूमि। और कच्छ भूमि कौन सी होती है, मतलब जहाँ पर ये पानी खड़ा होता है वहीं पर क्या लग जाए, वनस्पतियाँ लग जाए, वहाँ पर पेड़ पौधे आपको दिखाई देने लग जाए। ठीक है, मतलब खड़े हुए पानी के स्थान पर यदि कोई जो है पौधे उग जाते हैं, वनस्पतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसको बोल देते हैं अपने मार्शी लैंड, कच्छ भूमि। ठीक है, तो जब जलमग्न भूमि के अंदर वनस्पतियाँ उत्पन्न हो जाती है तो उसको कच्छ भूमि बोलते हैं। और जलमग्न भूमि के अंदर आप ये लिख सकते हो, जलमग्न भूमि के अंदर आप ये चीज़ लिख सकते हो कि नदियों, समुद्रों, ठीक है, और झीलों के द्वारा जब जो जल है वो दूसरी भूमि के अंदर साइड में दिखाई देता है, वहाँ पर जल भर जाता है। ठीक है, तो वो जो है आपकी वाटरलॉग्ड जलमग्न भूमि कहलाती है। ठीक है, तो आप अपनी भाषा में ये भी लिख सकते हो कि नदियों, समुद्रों और जो झीलें होती हैं उनको किनारों पर जो है अपने को जल भरा हुआ दिखाई देता है, उसी को बोल देते हैं अपने वाटरलॉग्ड या जलमग्न भूमि। और कच्छ भूमि जब जलमग्न भूमि के अंदर अपने को वनस्पति उत्पन्न हुई दिखाई देती है तो उसको कच्छ भूमि बोलते हैं। आप लोगों ने ये मूवीज़ के अंदर बहुत बार देखा होगा। ठीक है, मतलब ये अभी आपको मैंने डायग्राम भी दिखाया था, यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे जो है उगे होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर राइस को अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि राइस को क्या है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है, उसके अंदर पानी खड़ा रहे तो वो उसके लिए उपयुक्त होता है, बाकी क्रॉप्स के लिए जो है अनुपयुक्त होता है। तो इसलिए जो मार्शी लैंड जो होती है वहाँ पर जो है ज़्यादातर राइस की कल्टिवेशन होती है। समझ आ गया ना आपको, वाटरलॉग्ड एंड मार्शी सॉइल विद डायग्राम। ठीक है, क्योंकि जब अपने डायग्राम देख लेते हैं तो अपने माइंड में छप जाता है कि हाँ वाटरलॉग्ड के अंदर सर ने वो डायग्राम बनाया था, अब समझ आ गया, अब अपने थ्योरी भी लिख सकते हैं। मार्शी लैंड के अंदर सर ने डायग्राम बनाया था, ठीक है, डेफिनेशन भी समझ आ गई तो अपने आसानी से लिख सकते हैं। तो डायग्राम को अपने दिमाग के अंदर छुपा के रखना भाई। ठीक है, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, थर्ड आती है इसके बाद में, इसको रफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको डायग्राम भी शो होने हैं। तो दो अपनी कल्टिवेबल वेस्टलैंड के अंदर होगी। ठीक है, थर्ड अपने लिख सकते हैं साल्ट अफेक्टेड लैंड, साल्ट अफेक्टेड लैंड। हालांकि कल का जो लेक्चर है वो सारा इसी पे रहेगा। साल्ट अफेक्टेड सॉइल है शायद आपके मेरे से हिसाब से पहले एसिडिक सॉइल से पहले। ठीक है, यदि एसिडिक सॉइल पहले हुई तो अपने एसिडिक सॉइल वाला टॉपिक करेंगे, यदि साल्ट अफेक्टेड सॉइल पहले हुई तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल यानी लवण प्रभावित भूमि। ठीक है, साल्ट अफेक्टेड लैंड का मतलब हो गया लवण प्रभावित भूमि, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना। डायग्राम में देखिए जी, अब इसके अंदर क्या है, दरारें हैं, दरारों के अंदर क्या है, आपको कुछ वाइट कलर का पदार्थ दिखाई दे रहा है, नमक के समान जो है अपने को एक पदार्थ दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो ये होता है मतलब यहाँ पर क्या हो गए, साल्ट जमा हो गए। दूसरी इमेज के अंदर देखिए, इसके अंदर भी आपको क्या है, पूरे खेत के अंदर जो है साल्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो साल्ट अफेक्टेड भूमि वो होती है, वह भूमि जहाँ पर क्या है, मृदा की ऊपरी सतह पर जो है लवणों की एक परत बन जाती है। ऐसी भूमि जो है वो लवण प्रभावित भूमि कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जहाँ पर मतलब वाटर लेवल जो है हाई हो जाता है तो पानी के साथ लवण घुलकर ऊपर आ जाते हैं। या क्या होता है, जहाँ पर लीचिंग वगैरह कम होती है तो वहाँ पर साल्ट ऊपर ही जो है, यहाँ मतलब जहाँ पर पानी की जो व्यवस्था उपयुक्त ना हो तो वहाँ पर पानी के साथ घुलकर साल्ट नीचे जा नहीं पाते, तो वो ऊपर ही एक लेयर बना लेते हैं। तो साल्ट अफेक्टेड लैंड का समझ आ गया कि ऐसी भूमि जहाँ पर लवण जो है वो मृदा की ऊपरी परत पर क्या है, एक परत जो है बना लेते हैं, मृदा की ऊपरी सतह पर एक परत बना लेते हैं, वो भूमि क्या कहलाती है, अपनी लवण प्रभावित भूमि कहलाती है। समझ आ गया डायग्राम से। इसके बाद में आप समझ सकते हो डिग्रेडेड फॉरेस्ट। डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ठीक है। डिग्रेडेड का मतलब अभी मैंने क्या बताया था, निम्नीकृत, और फॉरेस्ट का मतलब हो गया वन, निम्नीकृत वन क्षेत्र। ठीक है, अब देखो डिग्रेडेड फॉरेस्ट, अच्छा डिग्रेडेशन का मैंने अभी बताया था कि मृदा का क्या हो जाना, कटाव हो जाना। आगे क्या शब्द दिखाई दे रहा है, फॉरेस्ट, मतलब वनों की क्या कर देना, वहाँ से कटाई कर देना, तो वो आपका एग्जाम्पल आ जाता है डिग्रेडेड फॉरेस्ट के अंदर। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, इस डायग्राम में देखो वनों की क्या कर दी, कटाई कर दी गई है। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या है बहुत लंबे समय से क्या है जो वन जो है थे, ठीक है, और वहाँ की जो मृदा की भौतिक दशा वो खराब हो चुकी थी। ठीक है, तो बहुत सारे वनों के कारण जो है वहाँ की मृदा की भौतिक दशा खराब होगी, जिस कारण क्या है उनकी कटाई करके वहाँ पर जो है उसको कृषि योग्य भूमि बना दी जाती है। ठीक है, तो डिग्रेडेड फॉरेस्ट के अंदर क्या लिख सकते हैं अपने, वनों की कटाई कर देना ही जो है डिग्रेडेड फॉरेस्ट के अंदर आएगा आपका। ठीक है, वनों की कटाई करके वहाँ पर अपने कृषि कार्य करने लग जाते हैं। 4 पॉइंट हो गए। 5वां इसके अंदर आप लिख सकते हो डिग्रेडेड फॉरेस्ट आ गया, साल्ट अफेक्टेड लैंड आ गया, मार्शी सॉइल आ गया, वेस्ट वाटर लॉग्ड आ गया, गुल्ली और डिग्रेडेड लैंड आ गया। हाँ, एक आ गया माइनिंग एरिया, माइनिंग एरिया हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं खनन क्षेत्र। अब ये डायग्राम भी देख लीजिए, बहुत सारी मूवीज़ के अंदर आप लोगों ने ये जो है देखा होगा, शायद कोयला मूवी के अंदर भी ये सीन आता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है, माइनिंग एरिया मतलब खनन क्षेत्र जहाँ पर क्या है खनिजों वगैरह को निकाला जाता है। ठीक है, तो माइनिंग एरिया वही होता है ना जहाँ पर खनिजों को अपने निकालते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर अपन ने देखा कि वहाँ से खनिजों को निकालते गए तो वहाँ की भूमि क्या आएगी, वहाँ पर अनुत्पादक होगी। ठीक है, वहाँ पर अपने कोई भी कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनिंग एरिया खनन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ से क्या है खनिजों को अलग कर लिया जाता है, वहाँ पर जो है बड़े स्तर पर जो है खनन होता है और वहाँ पर कृषि कार्य जो है वो बहुत कम किए जाते हैं, तो वो आपका माइनिंग एरिया हो जाएगा। 6 नंबर पे आता है आपका इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड औद्योगिक बंजर भूमि। ठीक है, या औद्योगिक व्यर्थ भूमि भी लिख सकते हो, या औद्योगिक बंजर भूमि भी आप इसके अंदर पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले दोनों ही नाम लिख सकते हैं। अब देखो इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड के अंदर बहुत सारी जो है इंडस्ट्रियल जो है औद्योगिक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, इंडस्ट्रीज होती है, तो वहाँ का जो मल मूत्र होता है, वहाँ का जितना वेस्ट होता है वो सारा जो है एक बहुत सारी भूमि के अंदर जो है इकट्ठा किया जाता है। तो वहाँ की भूमि के अंदर क्या है बहुत अपने को कम प्रोडक्शन मिलता है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड। ठीक है, ऐसी भूमि जहाँ पर औद्योगिक अपशिष्ट जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसको वहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, ताकि जो है इंडस्ट्री के अंदर जो है साफ़ सफाई रह सके, और इंडस्ट्री का जितना वेस्ट है, जितने केमिकल्स होते हैं, चाहे आप कोई फर्टिलाइज़र कंपनी देख लीजिए, चाहे आप कोई स्टील कंपनी, वहाँ पर भी वेस्ट निकलता है, मतलब हर एक कंपनीज़ के अंदर जो है वेस्ट निकलता है। यदि अपने जैसे भट्टों की बात करें तो वहाँ पर चिमनियाँ लगी होती है, और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, जैसे अभी ये कौन सी थी KGF मूवी के अंदर जो दिखाया गया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया को दिखाया गया था ना, तो वहाँ पर क्या बहुत सारा धुआं निकल रहा था, तो उसके पास की अब देखो इससे क्या होता है जो चिमनीज वगैरह, तो इससे आम के अंदर एक रोग भी हो जाता है ना H2SO4 गैस के कारण।
ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड ऐसी भूमि जहाँ पर जो है इंडस्ट्री जो है वेस्ट होता है, औद्योगिक अपशिष्ट जो है आ जाता है, जहाँ पर जो है खेती करना एक बहुत मुश्किल जो है अपने लिए साधन हो जाता है। ये हो गया 6 नंबर। हो गया 7 नंबर पे आपका आ जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन लैंड, ठीक है, इसको झूम कृषि भूमि भी बोला जाता है ना। तो देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन लैंड कौन सी होगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या करते हैं, जैसे आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि पहले क्या किया, वनों को जलाकर नष्ट कर दिया और उसके बाद में वहाँ पर क्या करेंगे, उसको सफाई करके वहाँ पर कल्टीवेबल जो है उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं, मान लो आज अपने इस जंगल के अंदर आए, यहाँ पर वनों की कटाई कर दी, इसके बाद में वहाँ पर अपने कृषि क्रियाएँ करने लगे, ठीक है। 2-3 साल करते रहे, अपने को उत्पादन लगा, अभी अब कम होने लग गया, अपने इस स्थान को छोड़ा, दूसरे स्थान पर चले गए, वहाँ पर वही वापस कार्य किया, जंगलों वनों को काट कर नष्ट कर दिया, फिर वहाँ पर कल्टीवेशन, फिर आगे गए, फिर यहाँ पर जो जहाँ पर अपनों ने पहले किया था वहाँ पर क्या हो गया, अब थोड़ा सा प्रोडक्शन जो है मतलब वहाँ पर न्यूट्रिएंट वगैरह की जो डेफिशिएंसी थी वो क्या होगी, रिकवर होगी। तो अब वापस अपने यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर जो भी वन उगे होते हैं उनको काट कर फिर वहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए क्या है, सरकार जो है आपको एक निश्चित एरिया देता है कि इतनी एरिया के अंदर आपको करने, क्योंकि यदि आप सभी वनों को काटने लगे तो ऑक्सीजन वगैरह की कमी आ जाएगी, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ऐसी भूमि जहाँ पर वनों को काट कर क्या है वहाँ पर कृषि क्रियाएं की जाती है, वो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन लैंड कहलाती है। इसके बाद में अपनी लास्ट आती है कल्टीवेबल लैंड के अंदर डेजर्ट एरिया या डेजर्ट लैंड, रेगिस्तानी क्षेत्र, ठीक है, रेगिस्तानी भूमि, ठीक है। तो इसको आप एक सेकंड रुकिएगा, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वंडरफुल वंडरफुल कमेंट कर दीजिए भाई, यदि आपको क्लास लेने के अंदर मज़ा आ रहा है तो, ठीक है ना। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ना, सारा दिन अपने सामने ये इमेजेस आती रहती है, ठीक है ना। हाँ अपने जो है डिग्री कर लेते हैं, बस यहीं घूमने जाना है, पहाड़ों पर घूमने, पहाड़ों वाली भी आएगी आगे, टेंशन मत लो, पहाड़ों वाली भी आपको इमेज दिखाऊंगा, बर्फ़ वाली, ठीक है। तो ये डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट लैंड आती है, जहाँ पर क्या होता है कृषि क्रियाएँ करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर रेनफेड एग्रीकल्चर की जाती फार्मिंग की जाती है। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर तो कृषि क्रियाओं का नाम ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से याद रखना है, डेजर्ट लैंड कौन सी होती है, जहाँ पर क्या है हवा के, ठीक है, तेज़ हवा के बहाव से क्या है मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बड़े बड़े टीले नुमा संरचना बना लेती है, वो आपका डेजर्ट लैंड कहलाती है या रेगिस्तानी भूमि कहलाती है, ठीक है। तो मतलब आपको डायग्राम दिख गया तो इससे आप समझ सकते हो, 2-2 लाइनें मैं बताता ही चल रहा हूँ आपको साथ साथ में, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं, ये होगी आपकी कल्टीवेबल वेस्टलैंड। लास्ट आपकी आती है जो इसका सेकंड पार्ट है क्लासिफिकेशन का, अनकल्टीवेबल वेस्टलैंड, ठीक है। अनकल्टीवेबल वेस्टलैंड मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि क्रियाएँ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ पर कृषि क्रियाएँ हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसके अंदर पहला आ जाता है बंजर चट्टान व पथरीले व्यर्थ, मतलब जहाँ पर क्या हो, रॉक्स हो और जो आपके स्टोन्स है, ठीक है, रॉक्स और स्टोन्स जो वेस्टलैंड होती है वहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर आप क्या थ्योरी लिख सकते हो, ऐसी भूमि जहाँ पर मृदा की ऊपरी सतह पर क्या है चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े या पत्थरों की एक परत बन जाती है, जिससे वहाँ पर कृषि क्रियाएँ जो है नहीं की जाती है और वो भूमि क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, वहाँ पर उत्पादन बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। ऐसी भूमि बंजर चट्टान या पथरीले व्यर्थ वाली भूमि कहलाती है, मतलब वहाँ पर क्या बन गई, एक लेयर बन गई। अब देखो मान लो कोई ये मान लो भूमि है, इस पर अपने पत्थर डाल दे तो प्रोडक्शन मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा ना। तो इसके अंदर इसको इसीलिए तो अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड के अंदर देखा है, मतलब अयोग्य कृषि के, ठीक है, कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है। सेकंड आता है आपका, अब आ गया भी बर्फ वाला, ठीक है, हिमानी। अब किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना, भी लड़कियों का नाम भी होता है हिमानी, ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट थी उसका नाम था हिमानी व हिमाच्छादित क्षेत्र, ठीक है, स्नो कवर्ड एरिया,
क्या होएगा, स्नो कवर्ड एरिया बोलते हैं हिमाच्छादित क्षेत्र को स्नो कवर्ड एरिया। ठीक है, डायग्राम में देखिए, मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपकी चट्टानें वगैरह थी वो बिल्कुल बर्फ से ढकी चुकी है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, बर्फ, अब मान लो ये बर्फ से ढकी हुई है, जब हिमाच्छादित होता है मतलब वहाँ पर बर्फ जो है, ग्लेशियर ड्रिफ्ट वगैरह होते हैं, तो वो बर्फ़ क्या है सारी पिघल कर नीचे आ जाती है, तो वहाँ की जो भूमि होती है उस पर भी बर्फ़ हो जाती है और वहाँ पर भी जो है प्लांट्स जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हिमानी व हिमाचल क्षेत्र जहाँ पर जो है भूमि जो है वो बिल्कुल बर्फ़ से ढक जाती है, वहाँ पर जो है उत्पादन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, ऐसी भूमि हिमानी या हिमाच्छादित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ऐसी भूमि का क्षेत्र हिमाच्छादित क्षेत्र कहलाता है। ये भी क्या है कि अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड है, क्योंकि यहाँ पर कल्टिवेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। थर्ड आती है आपकी लवण मार्श, शार्ट मार्श भी बोलते हैं इंग्लिश में, शार्ट मार्श। ठीक है, लवण मार्श, लवण मार्श के अंदर अपने ये लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इस डायग्राम को देखिए, समुद्र किनारों पर क्या है अपने को बहुत सारा नमक दिखाई देता है ना, तो जिसको अपने खाते हैं तो वो वहीं से तो आता है, समुद्र के किनारों पर पड़ा आता है, उसको बाद में थैलियों में पैक कर लेके अपने घर पे भेज देते हैं। ठीक है, भेजते तो क्या है अपने खरीद के लेके आते हैं ना। तो लवण मार्श ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या है समुद्रों के अंदर जब जल स्तर कम हो जाता है तो वहाँ पर एक लवण की परत बन जाती है बहुत मोटी। ठीक है, तो वो क्षेत्र लवण मार्श क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है बहुत सारे साल्ट आकर इकट्ठा हो चुके हैं और उनकी एक बहुत बड़ी मोटी लेयर बन चुकी है। तो ये आपकी जो है अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड के अंदर 3 आ गई। ठीक है, तो आपकी क्लासिफिकेशन हो गया कंप्लीट। इसके बाद में आता है कि लवण प्रभावित बनने के जो आपकी बंजर भूमि बनने के कारण क्या है। ठीक है, तो जो आपकी बंजर भूमि डेवलप्ड हुई है, वेस्टलैंड जो डेवलप्ड हुई है, उसके जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अब लिखाने वाला तो इसमें कुछ है ही नहीं, अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। सबसे पहला कारण ये लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। ठीक है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मान लो वनों की अपने कटाई कर रहे हैं तो उसके कारण भी तो वहाँ पर बंजर भूमि बन रही है। दूसरा ये लिख सकते हो व्यर्थ चारागाह, मतलब बहुत ज़्यादा अपने पशुओं को वहाँ पर ले जाके छोड़ दिया चारागाह कराने के लिए, तो वहाँ की सोइल का ज़्यादा क्या हो जाएगा, इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी एक वेस्टलैंड के अंदर काउंट होती है। ठीक है, इसके बाद में आप थर्ड पॉइंट ये बता सकते हो कि शहरी जो क्षेत्र है उसका विकास होना। अब मतलब जहाँ पर क्षेत्र नया नया अपने जो है शहर जो है अपना ग्रो हो रहा है। ठीक है, शहर के अंदर आबादी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर नए नए मकान बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो मकान बनेंगे तो जो भूमि थी उसी के ऊपर मकान बन पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनियाँ बनती जा रही है, तो वो वहीं पर बन रही है जहाँ पर कृषि क्रियाएँ की जाती थी। अब वहाँ पर वो मकान बना रही है तो कृषि योग्य भूमि है वो क्या आ रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आप ये कारण भी बता सकते हो कि प्रदूषण जो है वो बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, जिसके कारण प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि मृदा की पर्याप्तता से अधिक उत्पादन लेना। ठीक है, मान लो कोई सोइल जो है वो उसमें 10 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है, या 10 क्विंटल मान लो कि पर बीघा जो है आप गेहूँ ले रहे थे। ठीक है, 10 क्विंटल पर बीघा अपने को क्या हो रहा था, गेहूँ का उत्पादन हो रहा था। अपने उसमें रसायन वगैरह डाल के 15 क्विंटल ले लिया, 1-2 बार ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अपने केमिकल्स का यूज करते जाएंगे, रसायन का उपयोग करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भूमि जो है अनुत्पादक हो जाएगी, वहाँ पर उत्पादन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लगभग ये 5-6 पॉइंट है जो आप इसके अंदर लिख सकते हो वेस्टलैंड। ठीक है, फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर। ठीक है, जो आपकी जो बंजर भूमि बनने के कारण के अंदर। ठीक है, एक कारण ये भी लिख सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि। ठीक है ना, इसीलिए तो वो स्कीम लाई गई थी, बच्चे 2 ही अच्छे। ठीक है, बहुत सारी जगह देखने को मिलता है ना, बच्चे 2 ही अच्छे। ठीक है, तो अब क्या है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर क्या है फिर उतने ज़्यादा मकान बनेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा मकान बनेंगे उतने ज़्यादा ये जो कल्टिवेबल लैंड है उसको अनकल्टिवेबल लैंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके 5-6 पॉइंट है, इनको लिख सकते हो। बुरा मत मानना भाई, किसी को बुरा लगता है तो। ठीक है, ये मजाक चलती है बीच में ताकि स्टूडेंट्स बोर ना हो। हालांकि वैसे बोर होते भी नहीं है, क्योंकि आधे घंटे की क्लास होती है। मैं वो टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि 2 घंटे का लेक्चर लेके 2-3 टॉपिक एक साथ ही करवा दिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन लेवल के अंदर जो है 2 घंटे की हो सकती है यदि आप मैराथन लेके चले। बाकी लगभग मेरी क्लासेस जो आधे पौने घंटे की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की हो सकती है। और अभी तक मैंने 1 घंटे का लेक्चर अभी कोई भी नहीं लिया है, हालांकि शायद हाईएस्ट लेक्चर मेरा 45 मिनट्स का है। ठीक है, अब हैं इसके सुधार के उपाय।
सुधार। अब देखिए साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, इसका रिक्लेमेशन अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जैसे जिप्सम का उपयोग करके, है ना, मृदा सुधारक का उपयोग करके उन भूमियों को सुधारा जा सकता है। वनों के ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर, पेड़ पौधे जितने ज़्यादा लगाते जाएंगे तो वहाँ पर क्या कल्टीवेशन अपने को करना आसान हो जाएगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट अपने ये भी लिख सकते हैं कि जो है भूमि के अंदर पर्याप्त उत्पादन लेना, भूमि से पर्याप्त उत्पादन लेना, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना। ये लगभग 5-6 पॉइंट है जो अपनी भाषा के अंदर लिख सकते हैं। मेन चीज़ थी जो अपनी टाइप था, क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट लिखने होते हैं। और आपके ज़्यादातर एग्जाम के अंदर कच्छ भूमि और जलमग्न भूमि का बहुत बार डेफिनेशन पूछा हुआ है, और एक डिग्रेडेड फॉरेस्ट का, ठीक है। तो आपको आई होप कि अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊं। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर बता दिया कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेस्टलैंड का, कि कौन से एरिया के अंदर कितना क्षेत्र है, रेगिस्तान में कितना है, उसका जो सारा डाटा है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जो है उस डाटा को आप चेक कर सकते हैं। कल दे दूंगा या परसों उसका डाटा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो नहीं किया तो भी आप फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम चैनल भी अपना इसी नाम से है, और यूट्यूब चैनल भी अपना इसी नाम से है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट नया जुड़ा है अपने इस प्लेटफॉर्म से तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो चलिए अपने कल की क्लास में मिलते हैं, और इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ के पढ़िएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो अपने कल की क्लास में डाउट उसको कवर कर लेंगे, बस आपको कमेंट बॉक्स में अपना डाउट टाइप करना होगा, ठीक है। तो चलिए बाय।